अब आइए हम बात करते हैं IgG4 रिलेटेड डिजीज की, ठीक है। तो देखिए IgG4 रिलेटेड डिजीज ये मल्टीपल ऑर्गन को अफेक्ट करती है, ठीक है। इस वजह से इसको हम डिटेल में बात करेंगे और इसके साथ साथ मल्टीपल ऑर्गन में हम देखते हैं कि सार्कोइडोसिस भी जो होता है मल्टीपल ऑर्गन को अफेक्ट करता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं जॉगरन सिंड्रोम, ठीक है। तो जॉगरन सिंड्रोम ये भी मल्टीपल ऑर्गन को अफेक्ट करता है। तो कुछ जो सिमिलरिटीज है उसको यहाँ पे हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो हल्का हल्का फर्क होता है उसको हम यहाँ पे बात कर लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना आसान रहे, ठीक है। तो इसमें और जॉगरन सिंड्रोम में और सार्कोइडोसिस में फर्क क्या होता है हम यहाँ पे देखिए हल्का सा बताए हैं, तो हल्का सा, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग में बाकी सबकी अलग से हम बात की है, सार्कोइडोसिस पे भी हम बात कर चुके हैं और जॉगरन सिंड्रोम पे भी बात की है, ठीक है। तो सब अलग से है, बस यहाँ पे हम हल्का सा रिलेट करेंगे क्योंकि तीनों जो होते हैं मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हम ये कलर इस्तेमाल किया ना, तो देखिए यहाँ पे हम 3 कलर इस्तेमाल किए हैं मेनली, ठीक है। 3 कलर मेनली इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पे देखिए IgG4 रिलेटेड डिजीज है जो फीचर है इसको हम यहाँ पे इस कलर से बताए हैं और देखिए ग्रीन कलर से हम बताए हैं कि अगर कोई फाइंडिंग हमको देखने को मिल रही है वो हमको सार्कोइडोसिस में देखने को मिल रही है और जॉगरन सिंड्रोम में अगर वही फाइंडिंग देखने को मिल रही है तो उसको हम यहाँ पे देखिए पिंक कलर से दिखाएं, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे, बस यहाँ पे हम हल्का सा कलर कोड आपको बता दिए, ठीक। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या बताया गया कि IgG4 रिलेटेड डिजीज होती क्या है कि ये इम्यून मीडिएटेड स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशन, ठीक है। तो ये इम्यून मीडिएटेड स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशन होती है और यहाँ पे होता क्या है, तो पैथोफिजियो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पैथोफिजियो बात कर लेंगे तब डिजीज समझना और आसान हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है पैथोफिजियोलॉजी में कि क्रोनिक एंटीजेनिक स्टिमुलेशन, एंटीजेनिक क्रोनिक स्टिमुलेशन होता है। और कौन से एंटीजन होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, कई एंटीजन होते हैं, बहुत टाइप के एंटीजन होते हैं, बस उसमें से एक कंफर्म है जिसको हम बोलते हैं गैलेक्टिन 3, ठीक है। तो गैलेक्टिन 3 और इसके अलावा बहुत सारे एंटीजन होते हैं जिसकी वजह से क्रोनिकली हमको एंटीजन स्टिमुलेशन देखने को मिलता है। और जब एंटीजेनिक स्टिमुलेशन देखने को मिलेगा तो क्या है कि इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो सारी टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रोडक्शन होगा, तो बहुत टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रोडक्शन होता है, यानी सारे टाइप का, लेकिन IgG4 जो होती है ना इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। तो दूसरी इम्यूनोग्लोबुलिन का भी प्रोडक्शन होता है। और देखिए क्रोनिक है तो क्रोनिक हमको मालूम है कि IgG का प्रोडक्शन होता है, तो IgG का ही होगा, लेकिन IgG 1, 2, 3, 4 जो है ना सबका प्रोडक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे जो होता है कि IgG4 का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो IgG4 का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और दूसरों का भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा IgG4 का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तभी तो ये IgG4 रिलेटेड डिजीज कॉज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैथोफिजियो हो गई। पैथोफिजियो में बताए क्रोनिक एंटीजेनिक स्टिमुलेशन होगा, जिस वजह से IgG4 का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। और जब IgG4 का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो ये IgG4 क्या करेगा, एक्टिवेट मायोफाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। तो एक्टिवेट मायोफाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। तो मायोफाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट हो गए। अब देखिए यहाँ पे भी हम एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें कि IgG4 जो होता है ना ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करता है, जबकि दूसरी IgG जो है ना IgG 1, 2, 3 जो तीनों IgG हैं ये कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करती हैं। इस वजह से इन सब की कंडीशन में हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। लेकिन IgG4 जो होता है ये कॉम्प्लीमेंट को नहीं एक्टिवेट करता है बल्कि ये मायोफाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करता है। इस वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन नहीं होगी, ठीक है, कम से कम इन्फ्लामेशन होगी। और यहाँ पे क्या होगा कि ये मायोफाइब्रोब्लास्ट को जब एक्टिवेट किया इस वजह से यहाँ पे हमको कोलेजन फॉर्मेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोलेजन फॉर्मेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा और जब कोलेजन फॉर्मेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा तो देखिए स्टिमुलेट करेगा TGF बीटा को और ये देखिए TGF बीटा अब ये मीडिएट करेगा फाइब्रोसिस को, ठीक है। तो कोलेजन फाइब्रोसिस ज़्यादा होगा, इस वजह से TGF बीटा के अंडर में फाइब्रोसिस हमको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हमको IgG4 रिलेटेड डिजीज में ओवरऑल फाइब्रोसिस ज़्यादा देखने को मिलेगी और इन्फ्लामेशन बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पैथोफिजियो बता दिए और ये बताया कि ये ऑटो इम्यून मीडिएटेड स्पेक्ट्रम है क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी का ही फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए IgG एंटीबॉडी यानी IgG4 का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये हो गया इम्यून मीडिएटेड स्पेक्ट्रम। और यहाँ पे हमको देखने को क्या मिलेगा, तो देखिए कैरेक्टराइज्ड बाय फाइब्रोसिस, हमको फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी। हम बताए ना फाइब्रोसिस कैसे देखने को मिलेगी, पूरी पैथोफिजियो हम बता दी है। और यहाँ पे देखिए हमको लिम्फोप्लाज्मासिटिक इन्फिल्ट्रेट भी देखने को मिलेगा। लिम्फोप्लाज्मासिटिक इन्फिल्ट्रेट क्यों देखने को मिलेगा, तो देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इस वजह से हमको प्लाज्मा सेल जो होगा ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसी को हम यहाँ पर बोले कि लिम्फोप्लाज्मासिटिक इन्फिल्ट्रेट हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक। तो ये चीज़ हुई। और उसके अलावा देखिए यहाँ बताया गया कि कैन अफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन, तो इसमें मल्टीपल ऑर्गन अफेक्ट होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये बात करेंगे, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गन है जिसको हम यहाँ पे बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, हमको ये याद रखना है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए फाइंडिंग की बात करेंगे, फाइंडिंग हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट होते हैं हम उसकी बात करते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे डायग्नोसिस की बात कर लेंगे और ट्रीटमेंट की भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे ज्यादा क्या है कि मोस्ट कॉमन IgG4 रिलेटेड कंडीशन आर सियालिडिनाइटिस एंड डेक्रोएडिनाइटिस। तो यहाँ पे देखिए हमको सलाइवरी ग्लैंड में हमको सेलिनाइटिस देखने को मिलेगा, इस वजह से सब मैंडिबुलर ग्लैंड की जो होगी ये स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ देखिए हमको डेक्रोएडिनाइटिस देखने को मिलेगा और डेक्रोएडिनाइटिस की वजह से हमको लैक्रिमल ग्लैंड स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखिए सलाइवरी ग्लैंड की भी हमको स्वेलिंग देखने को मिलेगी और लैक्रिमल ग्लैंड की भी हमको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ये चीज़ हो गया। और उसके अलावा हम बात करें तो देखिए यहाँ पे
सार्कोइडोसिस में हमको पैरोटिड ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, वो भी पैरोटिड ग्लैंड में हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, ठीक है, तो पैरोटाइटिस देखने को मिलता है। जबकि हम बात करें जॉगरन सिंड्रोम में, यहाँ पे भी देखिए पैरोटिड ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट तीनों में हो रहा है, ठीक है, IgG4 में भी हो रहा है और सार्कोइडोसिस में भी हो रहा है और जॉगरन सिंड्रोम में भी हो रहा है। लेकिन इसमें देखिए सब मैंडिबुलर ग्लैंड इन्वॉल्व हो रही है और इन दोनों में पैरोटिड ग्लैंड इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन सार्कोइडोसिस में हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है, जबकि जॉगरन सिंड्रोम में सिर्फ स्वेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे हम एंडोक्राइन मैनिफेस्टेशन की बात करें तो देखिए एंडोक्राइन मैनिफेस्टेशन में यहाँ पे हमको रीनल थायराइडाइटिस देखने को मिलता है, ठीक है। तो रीनल थायराइडाइटिस IgG4 रिलेटेड डिजीज में देखने को मिलता है। और हम बात करें सार्कोइडोसिस में, तो सार्कोइडोसिस में देखिए एंडोक्राइन पैथोलॉजी में हमको इंक्रीज अल्फा हाइड्रोक्सिलेज देखने को मिलता है। तो इंक्रीज अल्फा हाइड्रोक्सिलेज कहाँ से देखने को मिलता है, तो ये जो ग्रेनुलोमा होता है ना, तो ग्रेनुलोमा अल्फा हाइड्रोक्सिलेज का सिक्रेशन ज्यादा करते हैं, और जब अल्फा हाइड्रोक्सिलेज का सिक्रेशन ज्यादा होगा तो अल्फा हाइड्रोक्सिलेज क्या करते हैं, विटामिन डी, एक्टिव विटामिन डी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो D3 का फॉर्मेशन किए और जब D3 का फॉर्मेशन करेंगे तो हमको यहाँ पे हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको रीनल थायराइडाइटिस देखने को मिला इस कंडीशन में, यानी IgG4 में, जबकि सार्कोइडोसिस में हमको हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिला। और जॉगरन सिंड्रोम में देखिए हमको थायराइड डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जॉगरन सिंड्रोम ये मेनली एक्सोक्राइन इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो एक्सोक्राइन डिजीज होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमको एंडोक्राइन इन्वॉल्वमेंट में थायराइड डिजीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट हमको एंडोक्राइन इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है जॉगरन सिंड्रोम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम ये बता दिए कि यहाँ पे हमको रीनल थायराइडाइटिस देखने को मिलता है और यहाँ पे हमको हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलेगा, और जॉगरन सिंड्रोम में हमको थायराइड डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। और उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट की हम बात करने जा रहे हैं, ये क्या फाइंडिंग होती है, ऑटो इम्यून पेनक्रियाटाइटिस, ठीक है। तो ऑटो इम्यून पेनक्रियाटाइटिस हमको देखने को मिलती है IgG4 रिलेटेड डिजीज में, और यही जो होती है ये मोस्ट कॉमन फाइंडिंग होती है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन जो होता है हमारा ये ऑटो इम्यून पेनक्रियाटाइटिस, वो भी टाइप 1 ऑटो इम्यून पेनक्रियाटाइटिस, ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है IgG4 रिलेटेड डिजीज का। और देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाएं, ये देखिए इसी वजह से हमको यहाँ पेनक्रियाज में देखिए हमको सॉसेज शेप पेनक्रियाज देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए सॉसेज शेप पेनक्रियाज हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइप 1 ऑटो इम्यून पेनक्रियाटाइटिस IgG4 रिलेटेड डिजीज में होता है, और यही मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है। तो इसको हमको बिल्कुल याद रखना है, एकदम नहीं बोलना कि ऑटो इम्यून पेनक्रियाटाइटिस जो होता है टाइप 1 ऑटो इम्यून पेनक्रियाटाइटिस ये एसोसिएट होता है IgG4 रिलेटेड डिजीज से। और उसका फिर यहाँ पे बात करें कि एओर्टाइटिस की या वेस्कुलाइटिस की, तो देखिए यहाँ पे हमको ऑटो इम्यून एओर्टाइटिस, ठीक है, हमको ऑटो इम्यून एओर्टाइटिस देखने को मिलेगा। तो IgG में हमको IgG4 में ऑटो इम्यून एओर्टाइटिस देखने को मिलता है। और देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ओनली वेस्कुलाइटिस अफेक्ट एओर्टा, तो जितने भी वेस्कुलाइटिस हैं हम आगे देखिए सब में बात किए हैं सबके बारे में, लेकिन यही एक वेस्कुलाइटिस है जिसको हम IgG4 रिलेटेड डिजीज की वजह से वेस्कुलाइटिस देखने को मिलता है, इसमें एओर्टा हमारी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो एओर्टा इन्वॉल्व होगी, और इसी IgG4 रिलेटेड डिजीज में जब एओर्टा इन्वॉल्व होती है ना, इसी वजह से हमको एओर्टिक रीगर्जिटेशन वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। तो एओर्टिक रीगर्जिटेशन का एक इंपॉर्टेंट कॉज ये IgG4 रिलेटेड डिजीज है, ठीक। तो ये चीज हो गई, और मे लीड टू thoracic aortic aneurysm and abdominal aortic aneurysm। तो इस ऑटो इम्यून एओर्टाइटिस की वजह से हमको thoracic abdominal aneurysm और aortic abdominal aneurysm ये देखने को मिल सकता है, लेकिन हम बताएं कि हमको यहाँ पे aortic regurgitation भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद देखिए हम बात करें सार्कोइडोसिस में, तो सार्कोइडोसिस और देखिए ये हमारी जो होती है जॉगरन सिंड्रोम, दोनों स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस होती है, ठीक है। तो स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस होती है तो कोई सवाल ही नहीं कि एओर्टा अफेक्ट हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम बता दिए। और उसके अलावा देखिए हमको यहाँ पे रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा। तो देखिए हम फाइब्रोसिस बताना कि हमको फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा, तो रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमको बाइलेटरल ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बाइलेटरल ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस की वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा, में अफेक्ट द यूट्रस, तो यूट्रस भी अफेक्ट हो सकता है, और इसके साथ साथ प्रेजेंट विद साइन ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी, तो हमको एक्यूट किडनी इंजरी के भी साइन देखने को मिल सकते हैं, और क्रोनिक किडनी डिजीज के भी साइन देखने को मिल सकते हैं, या हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे एक लाइन में बता दिए कि बाइलेटरल ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी हमको देखने को मिलेगा IgG4 रिलेटेड डिजीज में, क्योंकि यहाँ पे रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस हमको देखने को मिलती है। और इसके अलावा देखिए रीनल इन्वॉल्वमेंट में हमको यहाँ पे ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे देखिए हमको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज भी देखने को मिलती है, तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज यानी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये IgG4 रिलेटेड डिजीज में ये इंपॉर्टेंट इतना था, यहाँ पे हम ये बता दिए। और देखिए यहाँ पे दो और इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम यहाँ पे बता देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि CNS इन्वॉल्वमेंट, तो CNS इन्वॉल्वमेंट में हमको यहाँ पे लिम्फोसिटिक हाइपोफाइसाइटिस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लिम्फोसिटिक हाइपोफाइसाइटिस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे होता क्या है कि पोस्टपार्टम कंडीशन में ना यहाँ पे हेडेक वगैरह होता है, ठीक है। तो हेडेक वगैरह होता है, और इसको शिहान सिंड्रोम से डायग्नोस करना या डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी होता है, इस वजह से इसको हम यहाँ पे बता दिए, ठीक है। तो लिम्फोसिटिक हाइपोफाइसाइटिस देखने को मिलेगा। और इसके अलावा देखिए हमको पैकी मेनिंजाइटिस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पैकी मेनिंजाइटिस
और यहाँ पे जो पैकी मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेन पेरेन्काइमा जो होता है ये नहीं इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो ब्रेन पेरेन्काइमा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जबकि हम बेटेड डिजीज की बात करें तो वहाँ पे भी हमको पैकी मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है, लेकिन ब्रेन पेरेन्काइमा इन्वॉल्व होता है। ये चीज़ हो गई। और लंग्स में बताया कि यहाँ पे हमको पैरावर्टिब्रल मास देखने को मिलता है, ठीक है। तो लंग्स में हमको पैरावर्टिब्रल मास देखने को मिलता है, और सिर्फ यही एक कंडीशन है जिसमें हमको पैरावर्टिब्रल मास देखने को मिलता है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। और हम पता है लंग्स में हमको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज यानी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये सारी हम फाइंडिंग आपको बता दिए। तो फाइंडिंग हम आपको बता दिए, और यहाँ पे हम सार्कोइडोसिस और जॉगरन सिंड्रोम से भी हम आपको कंपेयर करके बता दिए जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी। और उसके बाद अब हम यहाँ पे डायग्नोसिस की बात करते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करेंगे, तो देखिए जब यहाँ पे देखेंगे पेशेंट का सीरम ना, तो पेशेंट यूजुअली हैव एलिवेटेड सीरम IgG4 लेवल्स, ठीक है। तो IgG4 लेवल जो होगा ये यूजुअली एलिवेट होगा। और देखिए यहाँ पे यूजुअली बताया गया, क्यों, क्योंकि सिर्फ 60% केसेस में ना ये एलिवेट होता है और 40% केसेस में ये नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब सीरम IgG लेवल चेक करेंगे तो ये एलिवेट होगा 60% में और 40% में ये नॉर्मल होता है। इस वजह से यहाँ पे हमारी जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होती है ना, तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन हमारी यहाँ पे बायोप्सी होती है, ठीक है। तो बायोप्सी यहाँ पे हम करते हैं, और यहाँ पे देखिए जब हम सैंपल देखते हैं तो सैंपल में IgG4 इंटू IgG का जो रेशियो होता है ये इंक्रीज होता है, ठीक है। देखिए मैं पे लिख दिया कि IgG4 इंटू IgG का रेशियो सैंपल में इंक्रीज होता है, और यही बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है। और हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग की हम बात कर लें तो हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग में हमको स्टोरीफॉर्म फाइब्रोसिस और ट्यूबिफेक्टिव लीजन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये देखिए ये स्टोरीफॉर्म फाइब्रोसिस हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसको हम सूरिलिंग या कार्ट व्हीलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए कार्ट व्हीलिंग टाइप का ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा IgG4 रिलेटेड डिजीज की डायग्नोसिस में बताया कि IgG4 ज़्यादा होता है, लेकिन सिर्फ 60% में ज़्यादा होता है, 40% में हो सकता है कि नॉर्मल रहे, ठीक है। इस वजह से हम जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन बताते हैं बायोप्सी को बताते हैं। और यहाँ पे हम हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग की भी बात कर लिए कि यहाँ पे हमको स्टोरीफॉर्म फाइब्रोसिस और ट्यूबिफेक्टिव लीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे हम ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ देखिए ये ट्रीटमेंट यहाँ पे हमारे लिए स्टेरॉइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो स्टेरॉइड ये बहुत ही अच्छा इसका रिस्पांस मिलता है, और एक्सेलेंट हमको इसका रिस्पांस देखने को मिलता है सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर, ठीक है। तो 2 हफ्ते के अंदर हमको IgG4 रिलेटेड डिजीज में यहाँ पे स्टेरॉइड का इस्तेमाल करने की वजह से बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारा IgG4 रिलेटेड डिजीज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो IgG4 रिलेटेड डिजीज में बताया कि ये ऑटो इम्यून कंडीशन है, और यहाँ पे IgG4 ज़्यादा हो जाती है, और यहाँ पे हमारी जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है ये बायोप्सी होता है। और यहाँ पे हम जो देखते हैं कि IgG4 अपॉन IgG रेशियो होता है ये इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे ट्रीटमेंट में बताया कि स्टेरॉइड यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देता है, बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, 2 हफ्ते में ही हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये सारी फाइंडिंग हम बता दिए कि हमको सियालिडाइटिस और डेक्रोएडिनाइटिस देखने को मिलता है, रीनल थायराइडाइटिस देखने को मिलता है, ऑटो इम्यून पेनक्रियाटाइटिस, और मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है ये ऑटो इम्यून यानी टाइप 1 ऑटो इम्यून पेनक्रियाटाइटिस हमको देखने को मिलता है IgG4 रिलेटेड डिजीज में। और यहाँ पे हमको सॉसेज शेप पेनक्रियाज देखने को मिलेंगे, देखिए सॉसेज शेप पेनक्रियाज हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और उसके अलावा हम बता दिए कि यहाँ पे हमको एओर्टाइटिस भी देखने को मिलेगा और रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा। इस वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी के हमको सिम्टम देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे हमको ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के भी सिम्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये IgG4 रिलेटेड डिजीज का टॉपिक कंप्लीट हो गया।